गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज लीलिया के द्वारा आयोजित एसएसआईपी एंड इनोवेशन क्लब अंतर्गत 10 डेज नेशनल वर्कशॉप ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन के 8वें दिन में मैं डॉक्टर महेश गढ़िया, एसएसआईपी एंड इनोवेशन कोऑर्डिनेटर, समग्र कॉलेज परिवार की ओर से आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं हमारे इस 10 दिन के नेशनल वर्कशॉप के मुख्य ट्रेनर अरुण चौबे सर का, कि जिसने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है और हमें लगातार, आज 8वां दिन है, लगातार हमें वो हर रोज एक नए टॉपिक के बारे में, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में हमें अवेयर करने का एक भगीरथ कार्य कर रहे हैं। तो मैं कॉलेज परिवार की ओर से अरुण चौबे सर का भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारी 10 दिन की जर्नी का आज हम 8वें दिन में पहुंच गए हैं। लगातार 7 दिन तक हमने फाइनेंशियल एजुकेशन के अलग अलग टॉपिक के बारे में हर रोज आपके समक्ष जो ही सेशन रखे हैं, और हमारा यही प्रयास रहा है कि हर एक टॉपिक में डीप से डीप नॉलेज आपसे मिले, आपको मिले, ज्यादा से ज्यादा सरल वे में, सिंप्लीफाइड वे में आपको ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन का नॉलेज मिले, उसका पूरी तरह से हमने ख्याल रखा है। और हमारे अरुण चौबे सर, जिसने ये सारा कोर्स का डेवलपमेंट किया है, उसने भी अच्छी तरह से इसे ध्यान में रखकर ये सारा कोर्स डेवलप किया है। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये 7 दिन की जो जर्नी है, 7 दिन का सभी जो टॉपिक है, यदि आप कहीं भी इस कोई भी सेशन को आप यदि मिस कर गए हैं, आपने नहीं देख सके हैं कोई भी कारणवश, तो उन 7 दिन की जो लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। आप जब भी आपको समय मिले, आपको जब भी अनुकूलता हो, आप अपने हिसाब से वो सारे सेशन देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारा ये नेशनल वर्कशॉप ओपन एक्सेस है, कोई भी कहीं भी कभी भी उसके अनुकूलता के अनुसार ये सारे सेशन देख सकते हैं और इस ह्यूज नॉलेज का उपयोग करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने में अपनी खुद की सहायता करते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, जो खुद अपनी सहायता नहीं करता, उसकी सहायता खुदा भी नहीं करता। तो अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, बेहतर ढंग से और अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए हमें सबको फाइनेंशियल मैनेजमेंट अति आवश्यक है। इसलिए दोस्तों, आपको मैं बार बार कहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें, आपके स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ अभी, उसकी जिंदगी अभी शुरुआत हुई है। और स्टार्टिंग में ही यदि उसने फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नॉलेज उसको मिल गया और उसका एप्लीकेशन उसने अपनी रियल लाइफ में किया, तो आगे बढ़कर वो अपने जीवन को, अपने फाइनेंशियल करियर को और भी ज्यादा अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से वो डेवलप कर सकते हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि पूरे भारत के स्टूडेंट और जो भी फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट में, ओनली एजुकेशन पर्पस के हेतु से हम इस वर्कशॉप के माध्यम से ज्यादा सरल ढंग से हम उसे नॉलेज दें। तो आप सब इस वीडियो को आप खुद देखें, आप अपने परिवार के साथ देखें और अपने स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि कोई भी डाउट है, तो मैं हमेशा कहता हूं, कमेंट्स बॉक्स में जाए और अपने डाउट्स को, अपने क्वेश्चन को उसमें लिखें, हम उसका उत्तर आपको जरूर देंगे। दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज 8वां दिन है और 8वें दिन की हमारा जो टॉपिक है वो है लर्न डेरिवेटिव्स इन मोर सिंप्लीफाइड वे। डेरिवेटिव्स क्या है, उसको सही सरल ढंग से आज हमें इस सेशन में सीखने को मिलेगा। तो मैं स्वागत करता हूं हमारे नेशनल वर्कशॉप के मुख्य ट्रेनर माननीय अरुण चौबे सर को वो आए और डेरिवेटिव को सिंप्लीफाइड वे में हमें यहाँ पर समझाने। अरुण चौबे सर। Welcome, welcome, welcome. Welcome to day 8, 13th March 2022. I am really very thank you all कि आप लोग इतना अच्छा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, आप लोग का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये प्रोग्राम स्टार्ट करने के पहले मैं स्पेशल थैंक यू कहना चाहूंगा मिस्टर नारायण माधु सर, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम हो पाया है।
ही इज जॉइंट कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गांधीनगर। इसके अलावा मैं थैंक यू कहूंगा गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज लिलिया को, जो ये प्रोग्राम करने में हमारी हेल्प करी है। दिस प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड बाय SSIPN इनोवेशन क्लब। दिस इज 10-day प्रोग्राम नेशनल वर्कशॉप ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन। ये पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट करने में, डिजाइन करने में मेरी हेल्प की है डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ सर ने, जो प्रिंसिपल है। उसके अलावा डॉक्टर महेश गढ़िया जो प्रोफेसर हैं, उसके अलावा कोऑर्डिनेटर हैं SSIP के, और प्रोफेसर सुभाष ओडेजरा जो कोऑर्डिनेटर हैं SSIP के, और उसके अलावा प्रोफेसर हैं। तो आई एम रियली थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसके अलावा लिलिया परिवार की तरफ से भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने इतना मुझको सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया, और हम लोग ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग का बहुत एफर्ट रहता है इस चीज को कंप्लीट करने में, और इसके लिए थैंक यू सो मच। अब मैं प्रोग्राम स्टार्ट करूं उसके पहले मैं यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको समझ में आए हम किस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और खाली इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत रिस्की भी है। मैक्सिमम लोग जो स्टॉक मार्केट में पैसा गवाते हैं, उसके पीछे रीजन होता है डेरिवेटिव्स, और उसके पीछे एक्चुअल कारण होता है कि उनको डेरिवेटिव्स के बारे में नॉलेज ही नहीं होता है। तो आज हम लोग बेबी स्टेप लेने वाले, पहला स्टेप ले रहे हैं ये डेरिवेटिव को समझने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि ये इतने कम टाइम में 1.5 आवर में हम लोग कंप्लीट ना कर पाए, बट एटलीस्ट मैं आपको बेसिक उसका जेस्ट दे दूंगा कि इसमें क्या है, कैसे है, और फिर आपके इनोवेशन के ऊपर है कि आप उसको किस तरह से आगे लेके जा सकते हैं। तो आपका फिर से मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। लर्न डेरिवेटिव इन मोस्ट सिंप्लीफाइड वे, आज के दिन का ये टॉपिक है, और आज हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले के जो 7 सेशंस हैं वो नहीं कंप्लीट किए हैं, तो दिस इज टाइम टू स्टॉप। यहाँ पे इस वीडियो को स्टॉप कीजिए, नीचे लिंक में जाइए, लिंक के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 के 7 ऑलरेडी सेशंस कंप्लीट किए, वो देखिए, फिर आप यहाँ पे आइए। तो आपको क्या होगा, डेरिवेटिव्स के बारे में और अच्छा नॉलेज मिल पाएगा, क्योंकि जब तक आपका प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, म्यूचुअल फंड क्लियर नहीं है, तब तक ये एडवांस लेवल की लर्निंग है। मतलब समझो आपको पहले जूनियर के जी, सीनियर के जी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से पढ़ना होता है। कितने लोग एक्सपर्ट होते हैं, डायरेक्ट 10th की एग्जाम भी दे सकते हैं, बट ऐसे सारे के सारे लोग नहीं होते हैं। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि सबसे बेस्ट वे है कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। यहाँ पे हम लोग आज के दिन में कवर करने वाले डेरिवेटिव प्रोडक्ट। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस दे दूं, जिससे आपका ये प्रोग्राम बहुत ही फ्रूटफुल हो सके। तो पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि करीब करीब 1 आवर के लिए आपको ऐसी जगह बैठना है कि जहाँ पे आपको बिल्कुल से डिस्टर्बेंस ना हो सके तो हेडफोन या हैंड्स फ्री का यूज करें, कि जिससे क्या हो कि आपको वॉइस की क्लैरिटी रहे, कॉन्सेप्ट समझ में आए, आपका फोकस रह सके। बेस्ट आपको एक्सपीरियंस होगा लैपटॉप के ऊपर, अगर आप लैपटॉप पे इसका यूज कर रहे हैं या डेस्कटॉप पे यूज कर रहे हैं। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं या ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे आप फोन का यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल फोन के अंदर आपको वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल वे में यूज करना है। उसका बेनिफिट क्या होता है, वर्टिकल में आपकी जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है, आप पूरा का पूरा नहीं देख पाएंगे। बट वही जो जो चीज आप हॉरिजॉन्टल में करते हैं, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल में जैसे ही करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल में आपको पूरा व्यू मिलेगा, कि आप पूरा का पूरा उसको देख सकते हैं। तो बेनिफिट ये रहेगा कि आप इसको इस तरह से देखें तो ज्यादा अच्छा है। हो सके तो पेन पेपर लेके बैठे, जिससे क्या होगा कि आपको कोई भी ऐसी पॉइंट लगता है कि जिसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के एंड में मैं आपसे 3 टॉप लर्निंग पूछने वाला हूँ, कि आपने ये आज का जो सेशन अटेंड किया उसके बाद आपने क्या इंपॉर्टेंट 3 थिंग आपने लर्न की है, आपने क्या 3 चीजें सीखी है इस पूरे प्रोग्राम के दौरान में, आज के प्रोग्राम के दौरान में। तो उसके लिए पेन पेपर आपको रेडी रखना पड़ेगा कुछ नया सीखने के लिए। और डेरिवेटिव मैं वापस से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा रिस्की प्रोडक्ट है, इसलिए आपको बहुत ही फोकस करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले मैं रिस्क के बारे में बता दूं, क्योंकि ये टॉपिक भी रिस्की है, और इसके अलावा ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका मेन पर्पज है हम लोग का सिर्फ एजुकेशन का। तो दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पज एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज मैं नहीं ले रहा हूँ। और ये प्रोग्राम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग इसको सीख सके, क्योंकि मैंने देखा है डेरिवेटिव में बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा गवाते हैं, और उसके पीछे छोटा सा कारण जिम्मेदार होता है कि वो लोग अपना होमवर्क नहीं करते हैं। हाँ, मैं वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ होमवर्क, क्योंकि लाइव मार्केट में आप काम करने जाओ, उसकी जगह पे अगर आपने अपना होमवर्क किया होगा, तो आपको डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। तो कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको अपना होमवर्क करते रहना है। होमवर्क इन द सेंस कि आज काफी कुछ मैं सिखाऊंगा, जिसको आपको मार्केट आवर बंद होने के बाद भी कुछ चीज करते रहनी होगी, जिससे आप आपके डिसीजन को परफेक्टली ले सके।
अच्छा, आप खुद अगर डिसीजन ले रहे हैं तो बेस्ट है। अगर आप किसी के एडवाइस पे ले रहे हैं तो मैं उसके लिए राइट पर्सन नहीं हूँ। आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपके बारे में ज्यादा अच्छी तरह जानता है, आपके रिस्क फैक्टर्स को पता है। क्योंकि मैं जो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा हूँ दैट इज प्योरली जनरल, जनरल पब्लिक के लिए। तो ये हो सकता है आप पे सूट हो भी और ना भी हो, बट आपका फाइनेंशियल एडवाइजर इज द बेस्ट पर्सन। जो भी डेरिवेटिव्स की हम बात करेंगे तो उसमें कितनी बार क्या होता है कि पास्ट परफॉर्मेंस हम लोग दिखाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर में भी रिपीट हो, राइट। तो हो सकता है आपको इसमें इनकम मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। और यहाँ पे मैं जो भी चीज आज शेयर करने वाला हूँ वो मेरे नॉलेज के हिसाब से बेस्ट नॉलेज में आपको शेयर करूंगा, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के स्टेटमेंट से। वॉरेन बफेट के स्टेटमेंट से मैं स्टार्ट करूंगा। कितने लोग को लगा कि ये तो पूरा नेगेटिव स्टेटमेंट है, बट ये बहुत ही समझने जैसा है। वॉरेन बफेट का स्टेटमेंट क्या है डेरिवेटिव के लिए, कि डेरिवेटिव कैन बी फाइनेंशियल वेपन फॉर मास डिस्ट्रक्शन। मास डिस्ट्रक्शन मतलब सब कुछ खत्म कर सकता है ऐसा प्रोडक्ट है। तो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको इसमें काम करना ही नहीं चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपके पास में डेरिवेटिव का प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो डेरिवेटिव में काम मत कीजिए। क्योंकि आप एक बंदा काम करता है उसके बाद में क्या होगा, आपको रिस्क पता नहीं है, और वो जो लॉस होगा वो बहुत बड़ी अमाउंट का लॉस होता है डेरिवेटिव्स में। और जो वो लॉस होगा उसके कारण आप तो काम बंद कर ही रहे हो, दूसरे जो लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं उनको भी आप मार्केट में आने से रोक रहे हो। तो सबसे पहले इसका एजुकेशन लीजिए, इसको सीखिए। पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट कीजिए, फिर छोटे छोटे लॉट से स्टार्ट कर दिए, फिर धीमे धीमे करके उसको बड़ा करना स्टार्ट कीजिए। तो आज के दिन में हम लोग डेरिवेटिव सीखने वाले हैं। आज के दिन का एजेंडा जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव मैं एकदम जीरो से सिखाऊंगा। अगर अभी आपके पास डेरिवेटिव का जीरो नॉलेज है देन ऑल्सो इट्स ओके, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ आपके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है। वहां से मैं एडवांस लेवल तक आपको लेके जाने वाला हूँ। तो बेसिक से हम कवर करेंगे डेरिवेटिव क्या है, उसके बाद हम लोग लेंगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक ही स्ट्रेटेजी सबके लिए कॉमन ना हो, अलग अलग टाइप के लोग मार्केट में होते हैं। उसको हम लोग थ्री डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं जो बोलते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कौन से मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके अलावा हम कवर करेंगे प्रोडक्ट्स इन डेरिवेटिव मार्केट, कौन से प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, जैसे फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप। ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे लेंगे। और लास्ट में आएगा पे ऑफ चार्ट फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा मैं एनएससी की वेबसाइट पे भी आपको लेके जाऊंगा जिसमें आपको मैं डेरिवेटिव का प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा डेरिवेटिव में किस तरह से काम होता है। और इसके अलावा आपको सेकंड सेशन जो कल आएगा, मतलब आप समझो वेब सीरीज जो लोग देखते हैं उनके लिए सीजन 1 है, और इसके बाद कल आएगा सीजन 2। तो कल के दिन में हम लोग ऑप्शंस को कवर करने वाले हैं। आज हम लोग फ्यूचर्स को कवर कर रहे हैं, दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट आज कवर हो रहा है, सेकंड पार्ट कल आने वाला है। बाहुबली 1, बाहुबली 2, राइट। अब 3 आएगी कि नहीं वो पता नहीं है, बट एज ऑफ नाउ इतना हम लोग का प्लान है। तो लेट अस स्टार्ट विथ डेरिवेटिव्स। तो आपके हिसाब से डेरिवेटिव क्या होता है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो जनरली जब मैं ये वर्ड पूछता हूँ तो कितनी बार मेरे सेमिनार में, वेबिनार में लोग अलग अलग टाइप के आंसर देते हैं। तो एक आंसर जो मुझको काफी फनी लगा था, मुझको अभी भी याद है। तो वो स्टूडेंट ने ऐसा कहा था कि डेरिवेटिव मतलब डेयरी और वेजिटेबल का मार्केट, राइट। तो ऐसा नहीं है। व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अ प्रोडक्ट whose value is derived from the value of some other assets known as underlying। मतलब डेरिवेटिव एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है या प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू डिराइव होती है, जिसकी वैल्यू आकी जाती है किसके थ्रू, किसी एक अंडरलाइंग एसेट्स के बेस पे। डेरिवेटिव्स आर बेस्ड ऑन वाइड रेंज ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के अंडरलाइंग एसेट्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया मेटल में, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, निकल, लीड, इस तरह के हो सकते हैं। एनर्जी सोर्सेज में ऑयल एंड गैस, कोल, इलेक्ट्रिसिटी। पहले इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे, अभी इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसके अलावा एनर्जी, एग्री कमोडिटीज में व्हीट, शुगर, कॉफी, कॉटन, पल्सिस। फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, फॉरेन एक्सचेंज। ये सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर कि जिसके अंदर डेरिवेटिव्स हो सकता है। तो सिंप्लीफाइड वे में डेरिवेटिव एक्चुअली क्या होता है कि एक अंडरलाइंग एसेट्स है, उसके बेस पे आपने एक प्रोडक्ट या कॉन्ट्रैक्ट बनाई है। तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू तब होगी जब अंडरलाइंग प्रॉपर होगा। अंडरलाइंग अगर नहीं है आपका तो डेरिवेटिव पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अंडरलाइन और डेरिवेटिव समझो उनका रिलेशन मदर और सन जैसा है। मदर होगी तो सन पॉसिबल है, मदर नहीं है तो सन या डॉटर पॉसिबल नहीं है। तो ये उनके बीच का रिलेशनशिप है। अब आते हैं हम लोग इंडिया के अंदर। अगर हम देखें तो डेरिवेटिव्स के कौन से डिफरेंट टाइप में काम हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इक्विटी डेरिवेटिव्स का काम होता है। इसमें अंडरलाइन आपका जो होगा
उसके बेस पे वो डेरिवेटिव्स काउंट होता है। जैसे अगर अंडरलाइन में इक्विटी के शेयर्स है तो दैट विल बिकम इक्विटी डेरिवेटिव। अगर इसी तरह से अगर कमोडिटीज को अंडरलाइन रखा हुआ है तो दैट विल बिकम कमोडिटी डेरिवेटिव। अगर करेंसी को अंडरलाइन रखा है यूएसडी आईएनआर तो दैट विल बिकम करेंसी डेरिवेटिव। अगर इंटरेस्ट रेट को अंडरलाइन रखा है तो दैट विल बिकम इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। तो जो चीज को अंडरलाइन रखते हैं उसका वो कॉन्ट्रैक्ट काउंट होता है, उसका वो डेरिवेटिव काउंट होता है। तो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो इक्विटी में कौन सा पॉसिबल है, स्टॉक के डेरिवेटिव हो सकते हैं और इंडेक्स के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। स्टॉक में रिलायंस है, टाटा स्टील है, ओएनजीसी है। इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फिर आते हैं हम लोग कमोडिटीज में। तो कमोडिटीज में अलग अलग मैं पहले वैरायटी करूं तो सबसे पहले आएगा मेटल। मेटल की अगर हम बात करते हो तो मेटल में दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट है प्रीसियस मेटल। प्रीसियस मेटल में आएगा गोल्ड और सिल्वर। दूसरा आते हैं हम लोग बेस मेटल। बेस मेटल में आएगा एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, निकल, लेड, टिन, ये सब की सब कॉन्ट्रैक्ट है ना वो मेटल्स में आते हैं। फिर सेकंड कैटेगरी जो मैंने बताई, फर्स्ट कैटेगरी बाद में मेटल के बाद में सेकंड आता है एनर्जी। एनर्जी में क्या आएगा, क्रूड और नेचुरल गैस। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है एग्री कमोडिटीज। कमोडिटीज में तो एग्री कमोडिटीज में व्हीट, शुगर, कॉफी, कॉटन, पल्सेस, ये अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। अगर इनको जो मैंने नाम लिया उसके अलावा आपको और कोई कमोडिटी के कॉन्ट्रैक्ट याद आ रहे हैं कि जो कमोडिटी में एग्री कमोडिटीज में यूज होते हैं तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। एक और मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको ये भी टाइप करना है कि ऐसी कौन सी कमोडिटीज है जिसका एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से मैक्सिमम काम होता है, मैक्सिमम उसकी डिलीवरी ली जाती है। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। राइट, परफेक्ट। अभी मैं इसका आंसर नहीं दूंगा क्योंकि आंसर देने के बाद में सब कॉपी पेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जब आप लोग चैट विंडो में मुझको ये क्वेश्चन का आंसर डालते हैं उसके बाद कुछ दिन रुक करके फिर मैं इसका आंसर आपको चैट बॉक्स में दूंगा। वेरी गुड। सेकंड नंबर पे क्या है वो मैं आपको बता सकता हूँ। सेकंड नंबर के ऊपर जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो एग्री कमोडिटीज में थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है शुगर। सेकंड पे शुगर, थर्ड नंबर पे कॉफी। तो कॉफी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है, सबसे ज्यादा जो उसका कॉन्ट्रैक्ट यूज होता है कॉफी का होता है। फर्स्ट नंबर का कौन सा, ये आपका क्वेश्चन है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। होपफुली कि आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ डेरिवेटिव्स को मेन कॉन्सेप्ट को समझ गया कि डेरिवेटिव एक्चुअली क्या है। अब आते हैं हम लोग मार्केट पार्टिसिपेंट्स पे, क्योंकि डेरिवेटिव्स में काम करने वाले अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोग, डिफरेंट मेंटालिटी के लोग, डिफरेंट नीड, डिफरेंट कैटेगरीज के लोग इसमें होंगे। तो अगर मैं उसको ग्रुपिंग करना स्टार्ट करूं, बंच बनाना स्टार्ट करूं, तो मैं थ्री डिफरेंट वेराइटीज में या थ्री डिफरेंट ग्रुप में उनको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, सेट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट वन इज हेजर्स, सेकंड वन इज स्पेकुलेटर और थर्ड वन इज आर्बिट्रेजर। अगर मैं हेजर की बात करूं तो हेजर्स का काम क्या होता है, they face risk associated with the price of underlying assets and use derivative to reduce their risk। हेजर्स का काम क्या होगा, उनके पास ऑलरेडी वो अंडरलाइंग एसेट्स होगी और अपने रिस्क को हेज करने के लिए, मतलब अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए वो क्या करते हैं, सामने उसका काउंटर पोजीशन बनाते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं गोल्ड स्मिथ हूँ, मेरा काम क्या है, गोल्ड रखना अपने पास में। कोई मेरा कस्टमर आता है, उस टाइम पे उसका ऑर्डर दिया, इस गोल्ड से मैं प्रोडक्ट बना करके देता हूँ और फिर मार्केट से गोल्ड लेके वापस मैं स्टोर कर देता हूँ। तो मेरे पास अभी 5 kg गोल्ड पड़ा है और मुझको ऐसा लग रहा है कि अभी का रेट हाईएस्ट है, अगर रेट कम होगा तो मेरी वैल्यूएशन माइनस हो सकती है। मुझको रखना है कि अभी के रेट पे मुझको उसको प्राइस को फिक्स कर देना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 5 लॉट गोल्ड के 1 kg के मैं एमसीएक्स के ऊपर सेल करके अपने रिस्क को हेज कर सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड हेजिंग। एक और मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि मान लो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो गुजरात के अंदर एक प्लेस है महुआ। महुआ मतलब भावनगर से थोड़ा और आगे जाते तो वो प्लेस आता है। महुआ के अंदर ओनियन के प्रोडक्शन में महुआ सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट नासिक आता है, सेकंड महुआ आता है। वहां पे ओनियन को डिहाइड्रेट करके एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप समझो कि वहां पे 120 प्लस आज के टाइम में कंपनीज हैं जो लोग ये सेम प्रोसेस को करती हैं, डिहाइड्रेट करके एक्सपोर्ट करती है। वहां पे मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, एबीसी डिहाइड्रेशन लिमिटेड। उसका काम क्या है, ओनियन को डिहाइड्रेट करना और एक्सपोर्ट करना। उनके पास एक ऑर्डर आता है यूएसए कि बस एक काम करो, आप $1 लाख का डिहाइड्रेटेड ओनियन एक्सपोर्ट कर दो और आपको पेमेंट 3 मंथ के बाद मिल जाएगा। अब सिचुएशन क्या हुई कि उन्होंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अभी का रेट चल रहा है मान लो 75 का रेट चल रहा है यूएसडी आईएनआर डॉलर का रेट। 75 की प्राइस के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो $1 लाख मतलब 75 लाख रुपीस मुझको मिलने चाहिए। बट होता क्या है,
3 महीने के बाद में जब एक्चुअल उनका पेमेंट आता है, वो तो $1 लाख ही ट्रांसफर दे रहे हैं, बट जब मैं उसको रुपीज में कन्वर्ट करूंगा तो वो $1 लाख का कितना हो जाएगा, उस टाइम में जो रेट चल रहा होगा अभी का, जैसे 75 है, हो सकता है 3 महीने के बाद में 65 भी हो और 85 भी हो। मान लो अगर 65 का रेट आ गया तो मुझको मिलेंगे सिर्फ 65 लाख। यानी जब मैंने एक्सपोर्ट किया था उस टाइम में उसकी वैल्यूएशन थी 75 लाख, बट अभी मिल रहा है कितना, 65 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कोई भी मतलब रिस्क नहीं लिया ऐसा देखे तो, और फिर भी मेरा ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज का नुकसान हो गया। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, यहाँ पे हेजिंग की रिक्वायरमेंट आ रही है। तो इसको अगर हैच करना है तो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि आप इसको कैसे हैच कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं केस स्टडी। आप अगर कोई भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाएंगे, जैसे IIM है या कोई और ऐसी जगह पे, तो वो इस तरह से केस स्टडी आपको देते हैं और आपको ये सॉल्व करना होता है। तो ये आपके लिए एक टफ चैलेंज मैंने दिया हुआ है कि अब ये सिचुएशन में मैं फंसा हूँ और मुझको अभी ये हैच करना है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, आपको ये चैट बॉक्स में बताना है और मेरी हेल्प करनी है हैचिंग करने में। नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड जो कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी है स्पेकुलेटर। स्पेकुलेटर कौन होता है? तो दे ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर मूवमेंट ऑफ प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स एंड बेस्ड ऑन द व्यू दे पोजीशन द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो क्या करते हैं, मैं सिंप्लीफाइड वे में कहूँ तो स्पेकुलेटर है ना, वो मार्केट का राजा है। वो क्या सोचता है कि बस यहाँ से बढ़ेगा, अगर वो सही में बढ़ता है तो उसको बेनिफिट मिलेगा, अगर घटता है तो उसको नुकसान आएगा। मतलब वो रियल जो रिस्क होता है मार्केट का वो कौन ले रहा है, स्पेकुलेटर। इसलिए उसको प्रॉफिट या लॉस दोनों बड़ी अमाउंट में होते हैं। थर्ड आते हैं हम लोग आर्बिट्रेजर। तो आर्बिट्रेजर का काम क्या होता है पहले तो हम समझने का ट्राई करते हैं कि आर्बिट्रेज कौन होता है। पहले तो हम ये समझने का ट्राई करते हैं कि आर्बिट्रेजर हम किसको बोल सकते हैं। तो आर्बिट्रेजर का काम क्या होता है कि दो डिफरेंट मार्केट के अंदर अगर कोई भी अंडरलाइंग एसेट्स की सेम प्राइस मतलब अलग अलग प्राइस है, तो आइडियली दोनों की सेम प्राइस होनी चाहिए। तो एक समझो मार्केट ए और मार्केट बी। मार्केट ए के अंदर प्राइस चल रहा है एक्स, मार्केट बी के अंदर चल रहा है वाई। तो दोनों में अगर प्राइस में डिफरेंस है तो जहां पे कम है वहां से परचेस करके जहां पे ज्यादा है वहां पे मैं बेच सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेजर। मतलब इसका कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों मार्केट में कोई अंडरलाइन की प्राइस सेम रहनी चाहिए। अगर दोनों में डिफरेंस है तो मैं इसका यूज पक्का करूंगा। तो इन शॉर्ट हमारे पास अभी 3 डिफरेंट टाइप के मार्केट पार्टिसिपेंट्स हो गए, हेजर, स्पेकुलेटर और आर्बिट्रेजर। अब आपको ये कमेंट में डालना है, कमेंट बॉक्स में, कि आप इसमें से कौन सी कैटेगरी में आते हो। अगर आप स्पेकुलेटर में आ रहे हो तो आपको बहुत बच के रहने की जरूरत है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। डिफरेंट टाइप के डेरिवेटिव मार्केट हो सकते हैं। फर्स्ट है एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट का मतलब क्या होता है कि जो एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। दूसरा, ओवर द काउंटर। 1 to 1 जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काउंट होते हैं। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हमको पहले प्रोडक्ट्स देखने पड़ेंगे कि कौन से प्रोडक्ट डेरिवेटिव मार्केट में अवेलेबल है। तो देयर आर टोटल 4 प्रोडक्ट अवेलेबल इन डेरिवेटिव मार्केट। फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड, देन फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप। 4 प्रोडक्ट आपके पास है, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और स्वैप। तो हम लोग एक एक करके इसके बारे में और डिटेल में लेने का, समझने का ट्राई करते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहला आता है फॉरवर्ड। इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट between two parties to buy or sell an underlying assets at a certain future date for a particular price that is pre-decided on the date of contract. These are OTC contract. अगर मैं सिंप्लीफाइड वे में कहूँ तो दो पार्टी है, पार्टी ए और पार्टी बी। एक पार्टी, एक एग्जांपल से लेते तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक व्हीट का, गेहूं का कॉन्ट्रैक्ट का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो एक एक है फार्मर। फार्मर जो है जिसके पास समझो 10 बीघा जमीन है। अब वो 10 बीघा जमीन में सिर्फ गेहूं की खेती करता है और उसने अभी गेहूं की खेती की और 3 महीने के बाद में उसके बाद फाइनल रिजल्ट या फाइनल जो उसकी फसल है वो पक के आ जाने वाली है। वो बोरी में पैक कर लेगा 3 महीने के बाद में। और दूसरी साइड है एक कंपनी का मालिक, और उसका काम क्या होता है कि वो उसकी ब्रेड बनाने की फैक्ट्री है और ब्रेड बनाने के लिए उसको कंटिन्यूअस बेसिस पे गेहूं के आटे की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मान लो अभी गेहूं के आटे का रेट चल रहा है 20 रुपीज, या गेहूं का रेट चल रहा है 20 रुपीज पर केजी। तो ये दोनों के बीच में वो लोग आगे फ्यूचर के अंदर 31 मार्च के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या 31 सितंबर या 31 दिसंबर, जो भी मंथ चल रहा है उसके नेक्स्ट क्वार्टर, जो क्वार्टर एंड है उसका वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जो फार्मर है वो क्या कमिटमेंट दे रहा है कि उस पर्टिकुलर डेट को मैं आपको 10 मेट्रिक टन गेहूं की क्वांटिटी प्रोवाइड करूंगा।
और ये सामने कमिटमेंट दे रहा है कि ठीक है कि मैं आपके पास से परचेस करके आपको 10% अभी दे रहा हूँ, 90% उस टाइम पे आपको मैं पेमेंट कर दूंगा। फार्मर को उन्होंने कंफर्म किया कि जो मेरी फैक्ट्री है वहां तक लाने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, आप अगर देखो तो ये दोनों के बीच में जो नेगोशिएशन हो रहा है, ये एक टाइप का कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जहाँ पे दोनों पार्टी एग्री हो जाएगी, जिस पॉइंट पे एग्री होते हैं, और उसके अंदर हम अभी से ही सारी टर्म्स कंडीशंस को नक्की कर ले, इवन प्राइस भी अभी डिसाइड हो जाएगी। भले इवन अभी तक गेहूं का प्रोडक्शन आया भी नहीं, मतलब अभी सिर्फ बीज डाले हुए हैं, जब प्रोड्यूस होगा तब की बात अलग है, बट अभी से हम प्राइस को डिफाइन कर ले रहे हैं। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप ध्यान से देखो तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पूरा कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है, दो लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट या दो ग्रुप के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट आते हैं हम डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर्स। तो फ्यूचर क्या है? अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू फॉरवर्ड except that the deal is made through an organized and regulated exchange rather than being negotiated directly between two parties. Indeed, we may say futures are exchange traded forward contract. अगर मैं सेम वीट के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर देता हूँ, तो अगर आप देखोगे कि वो जैसे ही प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हुआ, तो लिस्ट मतलब उसको आपको देखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे ले जाऊंगा, तब मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन भी दिखाऊंगा। उसमें क्या रहेगा कि वीट का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अलावा सरबती गेहूं रहेगा, 3 mm उसकी साइज है। उसके अलावा और क्या दे सकते हैं हम लोग, उसकी जो बोरियां होंगी वो 50-50 किलो की होगी, कम से कम 10 मेट्रिक टन की डिलीवरी मिलेगी आपको, उसके अलग अलग सेंटर्स बना दिए। तो ये हुआ, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब जो भी बाय या सेल करेगा उसको पता है कि वो कौन सी वैरायटी या कौन सी क्वालिटी के प्रोडक्ट को परचेस करा है, जो बेच रहा है उसको भी पता है कि उसको कौन से चीज की डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो दिस इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सिंप्लीफाइड वे में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इसको हम बोलते हैं कि जिसमें आप अभी से ही सब कुछ मतलब पहले से ही सब कुछ फिक्स है, मतलब स्टैंडर्डाइज है, सिर्फ आप बाय और सेल का ट्रांजेक्शन करो जिसमें आप प्राइस को फिक्स कर रहे हो, प्राइस को छोड़ के बाकी सारी चीजें पहले से फिक्स है, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर। अब आते हैं हम लोग मोस्ट इंटरेस्टिंग डेरिवेटिव, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन। एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइन ऑन और बिफोर द स्टेटेड डेट and at a stated price, while buyer of the option pay the premium and buy the writer or seller of the option receive the premium with obligation to sell or buy the underlying assets if buyer exercise his right। तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शंस के अंदर जब भी आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपके पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। आप चाहो तो उस चीज को एक्सरसाइज कर सकते हो, बट कंपल्सन नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा। ये हम लोग कल के दिन में और डिटेल में जाएंगे, मैं फिर भी आपको सिर्फ समझ में आ सके इसलिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ, एकदम वैलिड एग्जांपल जो आपको तुरंत समझ में भी आ जाएगा। आप अपने लोकेलिटी के पास में एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपने देखा है कि एक बहुत अच्छा घर है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और उसको परचेस करने का आपका प्लान है। आपने क्या किया, बिल्डर के साथ बात की, आपने पूछा कितने का घर है, उसने कहा ये घर की कीमत है 1 करोड़ रुपए, बट अगर आपको ये परचेस करना है तो आप एक काम करो, मुझको 5 लाख रुपीज अभी दे दो, और बाकी सब कुछ, बाकी जो अमाउंट है वो 3 महीने के बाद आप मेरे को पे करना इस पर्टिकुलर डेट को। और हुआ क्या, आपने उसको 5 लाख रुपीज दे दिया। 5 लाख देने के बाद में बाना खत बोलते हैं हमारे यहाँ पे, या आपके यहाँ पे जो टोकन अमाउंट देते हैं उसकी कुछ रिसिप्ट होती है, वो देने के बाद आपके पास अब 3 महीने की वैलिडिटी है। 3 महीने में बाकी पैसे का आप जुगाड़ करके अगर दे देते हैं तो आपको घर मिल जाएगा, अगर नहीं देते तो ये 5 लाख रुपए आपके चले गए। दैट इज कॉल्ड ऑप्शन। सिंप्लीफाइड वे में कि आपने एक टोकन अमाउंट दिया हुआ है और आपने टाइम ले लिया है, उस टाइम के भीतर अगर आप उसको बाकी अमाउंट का अरेंजमेंट कर दिया और आपने परचेस कर लिया तो उस चीज की आपको डिलीवरी मिल जाएगी। अगर नहीं कर पाए तो आपका मैक्सिमम रिस्क कितना है, जो टोकन अमाउंट आपने दिया है। मकान का जो केस था, घर का जो केस था, उसमें 5 लाख रुपीज का आपका टोकन अमाउंट था, राइट। अब आते हैं हम लोग फोर्थ नंबर का प्रोडक्ट, जो इंडिया में इतना फेमस नहीं बट फॉरेन के अंदर ये बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा यूज में है। That is called swaps. So swap is an agreement between two parties to exchange cash flow in future according to the pre-arranged formula. Swaps are the series of forward contracts. Swap help market participants manage the risk associated with the volatile interest rate, currency risk, currency exchange rate, and commodity prices. तो बेसिकली स्वैप मतलब एक्चुअली क्या होता है कि हमने जब ये कॉन्ट्रैक्ट देखा था फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको याद हो, तो गेहूं का जो फार्मर था, मतलब जो फार्मर है जो गेहूं उगा रहा है, और दूसरा एक जो फैक्ट्री का मालिक है, उन दोनों का बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट था, अब वो सिर्फ हुआ था 3 महीने के लिए, बट दोनों का जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ तो बोथ आर सेटिस्फाइड विद ईच अदर। जो बंदा था, जो समझो मालिक था कंपनी का, उसने देखा कि
जो गेहूं है वो ऑर्गेनिक क्वालिटी के हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं, और सारे उनके जो कस्टमर हैं उन्होंने भी तारीफ की है। और जो फार्मर है उसको क्या बेनिफिट हुआ है कि इसको टाइम टू टाइम सारा पेमेंट मिल गया। तब ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, एक सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं कि आज से लेकर के 5 साल तक वो ये अलग अलग चीजें देंगे, और सामने ये कमिटमेंट देते हैं कि मैं परचेस कर लूंगा। मतलब जो कंपनी का मालिक है वो ऐसा भी बोलता है कि मैं आपको बीज ला के दूंगा, आपको उसको बोना है, और उसमें जो फसल आएगी वो सारी की सारी मेरी होगी। तो ये क्या हो गया, सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह से डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। एक हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक फिक्स आपने रेट कर दिया, अब रेट बढ़ता है कि घटता है, सामने वाली पार्टी उसको बेयर करेगी, घटेगा तो उसका बेनिफिट, बढ़ेगा तो उसको उसको नुकसान रहेगा। इसी तरह से करेंसी एक्सचेंज रेट का भी होता है, जिसमें एक्सचेंज रेट आपने पहले से फिक्स कर दिया, उससे ऊपर या नीचे होता है तो सेकंड पार्टी उसको बेयर करेगी। और सबसे लास्ट में आता है कमोडिटीज। जो मैंने एग्जांपल दिया वो कमोडिटी का ही एग्जांपल था, स्वेप का। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आपके बेस क्लियर नहीं होगा तो आप उस पर बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते हो। तो डेरिवेटिव सीखने के लिए आपको ये चारों कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए, और मैंने एकदम सिंप्लीफाइड वे में इसको समझाने का ट्राई किया है कि आपके अंदर ये पॉइंट को लेके एकदम क्लैरिटी रहे कि फॉरवर्ड क्या है, फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है और स्वेप क्या है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो अगर मैं देखूं तो सबसे पहला काम क्या करता है डेरिवेटिव, प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करता है। अगर मैं आपको बताऊं कि हमने जो गेहूं का कॉन्ट्रैक्ट अभी देखा था, उसके अंदर फार्मर और जो बिजनेसमैन है या जो प्रोड्यूसर है गेहूं, फैक्ट्री का जो मालिक था, ये दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो 3 महीने के बाद में वीट का क्या रेट होगा उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट था। इसका मतलब क्या हो कि पहले से हम प्राइस डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 महीने बाद क्या प्राइस होना चाहिए। दूसरा जो पार्ट है इसके अंदर, ट्रांसफर ऑफ वेरियस रिस्क। अगर आप देखोगे तो डेरिवेटिव है ना, वो अपने रिस्क को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। अगर मैं इसी एग्जांपल को फिर से रिपीट करूं तो फार्मर के ऊपर रिस्क क्या था कि जब एक्चुअल प्रोडक्शन आता है उस टाइम में अगर सप्लाई ज्यादा हो गई तो उस टाइम में उसके प्राइसेस होंगे वो कम हो जाएंगे, तो उसको कम मुनाफा हो सकता है या उल्टा लॉस भी हो सकता है। अगर मैं दूसरे पॉइंट से देखूं तो जो कंपनी का मालिक है उसके केस में कैसा है कि उसको कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट तो रहती है, बट अगर कोई भी कारण से प्रोडक्शन कम हुआ तो उस केस में उसको ज्यादा महंगे भाव में मार्केट से लेना पड़ेगा, जिसमें उसके प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आएगा। तो ये दोनों जन ने क्या किया, प्राइस को पहले से फिक्स कर दिया, जिससे ये रिस्क दोनों का नलीफाई हो गया। उन्होंने अपना रिस्क दूसरे के ऊपर ट्रांसफर दे दिया। फिर आते हैं अनऑर्गेनाइज मार्केट टू ऑर्गेनाइज मार्केट। कि आपने देखा होगा कि कितनी बार जब हम लोग इस तरह के ट्रांजेक्शन करते हैं तो अनऑर्गेनाइज मार्केट में ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसकी जगह पे प्रॉपर चैनल है जिसके थ्रू आप ऑर्गेनाइज्ड वे में ये काम कर सकते हो। जैसे फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड वे, जिसमें पूरा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पिक्चर में रहता है। उसके अलावा क्लियरिंग और सेटलमेंट की पूरी प्रोसेस होती है, जहाँ पे रिस्क का लेवल, आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएगा वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट सेटलमेंट का रिस्क आपका नहीं रहता है, जिसमें क्लियरिंग कॉर्पोरेशन काउंटर पार्टी गारंटी देती है। तो ये अनऑर्गेनाइज मार्केट से ऑर्गेनाइज मार्केट में आगे बढ़ने में ये हेल्प करता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वेरियस रिस्क। क्योंकि जब डेरिवेटिव्स की बात आती है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आपको रिस्क बढ़ा जाता है कि इसमें रिस्क क्या क्या है। तो सबसे पहला रिस्क है काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब क्या होता है, जब डेरिवेटिव्स में काम करते हैं तो जैसे हमने फॉरवर्ड की अभी बात की, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक फार्मर है और दूसरा एक कंपनी का मालिक है। तो जो फार्मर है उसकी अगर मैं बात करूं, अगर उसने देखा कि अभी का रेट 20 रुपीज पे डील फाइनल हुई है, अब उस टाइम पे मार्केट के अंदर जब 3 महीने पूरे हो गए, जब उसका प्रोडक्शन आया, उस टाइम में गेहूं का रेट हो गया 30 रुपीज का। तो वो क्या सोचेगा, इनको तो 20 पे देना पड़ेगा, उसकी जगह मार्केट में दूंगा तो मुझको 30 मिलेंगे, 50% ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और वो क्या करता है, मना कर देता है देने से। तो ये क्या हो गया, काउंटर पार्टी रिस्क। सामने वाला अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल नहीं करता है, तो दैट इज कॉल्ड काउंटर पार्टी रिस्क। अगर आप एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे करें तो काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पिक्चर में होती है। बट अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अंदर काउंटर पार्टी रिस्क होता है। आप चाहो तो उसको कम कर सकते हो बीच में किसी को इंटरमीडियरी को रख के। आपने देखा होगा जब मंडी में काम होता है बड़ी क्वांटिटी में, तो उस केस में मंडी के अंदर एजेंट्स होते हैं। वो एजेंट क्या करते हैं, बीच में मीडिएटर का काम करते हैं कि अगर दोनों में से एक पार्टी डिफॉल्ट होती तो उसकी जिम्मेदारी सारी उसको फुलफिल करनी पड़ती है। तो काउंटर पार्टी रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है इस तरह से बीच में किसी एजेंट को रखकर।
फिर सेकंड रिस्क कौन सा इसके मार्केट के अंदर है? प्राइस रिस्क। प्राइस रिस्क का मतलब क्या हुआ? लॉस ऑफ पोजीशन बिकॉज ऑफ प्राइस मूवमेंट। जैसे आपने डेरिवेटिव में बाय किया, जनरली ऐसा होता भी होगा, जैसे आप शेयर को बाय करते हो उसके बाद वो शेयर घटना स्टार्ट हो जाता है, राइट? कितने लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है कि आपने उसको ऑब्जर्व किया, सब कुछ सही चल रहा है और आपको लग रहा है कि ये सबसे बेस्ट टाइम है बाय करने का, और सिर्फ वो आपके बाइंग का वेट कर रहा है। जैसे ही आपने बाय किया उसके बाद वो उसका लास्ट ट्रेड उसका नीचे घटना शुरू हो जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है ऐसा किसी को आपने देखा हो कि जिसके साथ ऐसा होता है, या आपके साथ खुद हुआ हो, तो आप यहाँ पे मी करके टाइप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो काफी क्लाइंटों को देखा है। उसमें एक मेरे क्लाइंट थे, मुझको अभी भी याद आ रहा है। उनका सिस्टम कैसा था कि गुप्ता जी थे वो, तो जो हमारे क्लाइंट थे गुप्ता जी, उनकी सिचुएशन ऐसी थी कि वो पूरा रिसर्च में एक्सपर्ट थे एक्चुअली। वो पूरा 5 ईयर 10 ईयर का चार्ट लेकर के बैठते थे, फ्यूचर में उसकी क्या पोजीशन है, ओपन इंटरेस्ट क्या, सब कुछ कैलकुलेट करके जैसे ही उन्होंने बाइंग का रेट डाला, वो रेट उसका लास्ट रेट, उसके बाद प्राइस घटना स्टार्ट हो जाता था। तो हमारे ऑफिस में सिस्टम था कि गुप्ता जी ने ट्रेड किया तो उसका रिवर्स ट्रेड करना है, पैसा मिलेगा, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस रिस्क का मीनिंग ये हुआ कि आप कोई भी पोजीशन बनाते हो और उसकी प्राइस घट जाती है तो आपके ऊपर वो लॉस आना स्टार्ट हो जाता है डेरिवेटिव्स में। और डेरिवेटिव में बिकॉज ऑफ लीवरेज बड़ी अमाउंट का लॉस या प्रॉफिट आता है। फिर इसमें थर्ड पॉइंट है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब होता है कि आपने बाय तो कर दिया, बट जब आप बेचने जा रहे हो तो आपके पास कोई बायर ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन होती है ना, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क, कि हमेशा मार्केट में बायर और सेलर अवेलेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो उस रिस्क को हैज करने के लिए आप क्या कर सकते हो? मतलब ऐसी जगह पे ट्रेड करने की जगह ऐसी जगह पे आप ट्रेड करते हो कि जहां पे आपको हमेशा अवेलेबिलिटी रहती है। मतलब एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे आपको ये रिस्क नहीं रहेगा या कम हो जाएगा रिस्क। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लीगल और रेगुलेटरी रिस्क। ये कैसा है? एनफोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, की मान लो ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जीएसटी वो 18% की जगह 28% लगेगा, अपने हाथ में है ही नहीं। वो रिस्क तो ऑलवेज यहाँ पे रहेगा। और लास्ट रिस्क है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क में कितनी बार फ्रॉड हो जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत सारे होते हैं। हमको कब पता चलेगा? जब शेयर की वैल्यू जीरो हो गई होगी या बहुत कम हो जाएगी। तो उस केस में ये टाइप का रिस्क तो हमेशा मार्केट में रहता है। इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो सकता है। तो ये जो सारे पार्ट्स हैं, ये अलग अलग टाइप के रिस्क, हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं मार्केट रिस्क, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जो आपने सुना होगा कितनी बार कि इन्वेस्टमेंट इन डेरिवेटिव्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो ये मार्केट रिस्क, ये अलग अलग टाइप के रिस्क है जो आपको समझ में आने चाहिए, और अगर आप उसके लिए रेडी है तो ही आपको डेरिवेटिव्स में काम करना चाहिए। फिर आते हैं हम लोग फॉरवर्ड और फ्यूचर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आप अगर देखोगे तो मैंने फॉरवर्ड का भी आपको एग्जांपल दिया, फ्यूचर का भी एग्जांपल दिया। तो दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या आता है? ऑपरेशनल मैकेनिज्म। तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो पूरा प्रोसेस होता है वो कैसा होगा? 1 to 1 रहेगा, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। बट जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर क्या होगा? वो ओवर द काउंटर ना होकर के एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे होता है। तो ऑपरेशन के हिसाब से देखें तो ये पूरा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म में इसका एग्जीक्यूशन या कॉन्ट्रैक्ट का जो ट्रेड होता है वो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे होगा। फिर नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा का पूरा कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1 to 1 कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक दूसरे लोग मिल करके उस चीज को सेट कर सकते हैं, ओवर द काउंटर बैठ करके उसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट को सेट किया जा सकता है। बट एक्सचेंज के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में पहले से प्री डिफाइन होता है। प्राइस को छोड़ के बाकी सारी जो उसके अंदर टर्म्स कंडीशन है वो पहले से फिक्स होती है, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। सिर्फ प्राइस रहेगा जो उस टाइम पे चल रहा है, डिमांड सप्लाई के रूल के हिसाब से आपको प्राइस मिलेगा, और उसमें आपको अगर एग्री है तो आप बाय या सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है काउंटर पार्टी रिस्क। अब काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है कि जब आप काउंटर पार्टी में, इसके पहले मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया वो गेहूं वाला, तो उस केस में कि सामने वाली पार्टी है उसको जो उसके उसकी जो जिम्मेदारी अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो वो आपको बेयर करना पड़ता है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो काउंटर पार्टी इसमें रिस्क हमेशा रहता है, क्योंकि दो लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट ही है, तो कोई भी अपने स्टेटमेंट से बैकआउट कर सकता है। बट वही अगर मैं एक्सचेंज की बात करता हूँ तो एक्सचेंज के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये रिस्क नहीं होता, क्योंकि आप जब ट्रेड करते हो ए और बी के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है ना, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पिक्चर में बीच में रहेगी। तो ये एक्चुअल ट्रेड कैसा काउंट होगा? ए टू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन टू बी। तो दोनों में से एक पार्टी में डिफॉल्ट हो गई तो भी दूसरा कॉन्ट्रैक्ट तो एज इट इज चालू ही रहता है। फिर आते हैं लिक्विडेशन प्रोफाइल। लिक्विडिटी के हिसाब से देखें तो फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बहुत ही कम क्या बोल सकते हैं लिक्विड रहेगा,
क्योंकि ये 1-to-1 कॉन्ट्रैक्ट है, सेम ऐसा पर्सन मिलना बहुत मुश्किल है कि जो आपको सेम क्वांटिटी सेम प्राइस पे लेने को रेडी हो। बट हमेशा जो एक्सचेंज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट, वो लिक्विडिटी उसमें हमेशा ज्यादा होगी फॉरवर्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है, वो पहले से फिक्स है। और वो मल्टीपल्स में जो भी उसको बाय सेल करना चाहता है, उसको ये पता होगा कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं बाइंग या सेलिंग कर रहा हूँ, जिसके कारण उसमें लिक्विडिटी ज्यादा रहती है। फिर आते हैं हम लोग प्राइस डिस्कवरी। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों एक्चुअली प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करते हैं। बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो प्राइस डिस्कवरी की प्रोसेस में किसी एक जो बंदे की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको गरज होगी सिंपल वर्ड में, उसको झुकना पड़ेगा, उसको हमेशा नुकसान होगा। बट एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे प्राइस डिस्कवरी वो एकदम एफिशिएंट होती है। मार्केट में जो भी रेट चल रहा है उस रेट पे आपका बाइंग या सेलिंग होता है। तो ये दोनों डिफरेंस है फॉरवर्ड या फ्यूचर के बीच में। मैं दोनों का डिफरेंस इसलिए बताया कि आपको डेरिवेटिव्स का पूरा डीप में नॉलेज हो। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फ्यूचर्स के ऊपर। तो फ्यूचर्स को समझने के लिए हमको उसको कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर या कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन देखने के बाद आपको ज्यादा और डीप में समझ में आएगा। बट यहाँ पे हम लोग पे ऑफ चार्ट से स्टार्ट करते हैं। पे ऑफ चार्ट का मतलब क्या होता है कि आपने जो पोजीशन बनाई है, उस पोजीशन से जब मार्केट प्लस होता है माइनस होता है, तो आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, उसका एक पूरा का पूरा एनालिसिस। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ फ्यूचर के अंदर। आपने कोई फॉरवर्ड या फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, तो जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हो, उस टाइम में आपके पास राइट नहीं होता है। इसके अंदर हमेशा ऑब्लिगेशन होता है। जैसे ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास राइट होता है, बट फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उस केस में आपके पास राइट नहीं है। जो भी आपने बाय किया सेल किया उसको आपको एग्जीक्यूट करना है। दैट मीन्स आपके ऊपर हमेशा ऑब्लिगेशन रहेगा। और उसके अलावा प्रीमियम पेड और रिसीव, तो प्रीमियम का कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं, वो ऑप्शंस में आता है। मार्जिन की रिक्वायरमेंट, तो यस, इसके अंदर डेरिवेटिव्स में आप जब भी काम करते हो तो आपको एक मार्जिन देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं स्पान मार्जिन एंड एक्सपोजर मार्जिन। आप एनएससी की या बीएससी की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको हर दिन इसके मार्जिन का अपडेट मिल जाएगा। डेली बेसिस पे 5 टाइम मार्जिन चेंज होते हैं। सुबह में एक तो 9 o'clock, फिर उसके बाद में 10:30, फिर 12:30, 2:30 और 3:30। इस तरह से 5 टाइमिंग होते हैं कि जब मार्जिन चेंज होता है। मार्जिन के टाइमिंग में भी कितनी बार चेंज होता है, तो आपको एक्सचेंज के जो स्पेसिफिकेशन है वहां से आपको ये पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम, मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया। रिस्क प्रोफाइल, रिस्क इसमें अनलिमिटेड रहता है और प्रॉफिट भी अनलिमिटेड रहता है। मतलब ऊपर में भी अपॉर्चुनिटी बहुत सारी, नीचे में भी अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। अब आते हैं हम इसको ग्राफिकली देखें अगर, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ केस स्टडी के लिए, कि मान लो मैंने 100 रुपीज पे कोई शेयर को परचेस किया। ये फ्यूचर की बात हो रही है जिसमें लॉट में हम काम करते हैं। तो सिचुएशन ऐसी है कि मैंने एक सिचुएशन बनाई कि मैंने 100 रुपीज के ऊपर शेयर को परचेस किया। और अगर एक्सपायरी के दिन में, जिस दिन एक्सपायरी उस दिन 100 पे ही एक्सपायरी आती है, तो उस केस में क्या होगा, 100 पे अगर मैंने बाय किया हुआ है फ्यूचर को और 100 पे एक्सपायरी है, तो आपका प्रॉफिट लॉस जीरो है। ना प्रॉफिट है आपको ना लॉस है। बट वही केस में लेता हूँ 50 रुपीज का रेट आ गया, तो दैट मीन्स आपने बाय किया है 100 रुपीज पे और सेल कर रहे हो आप 50 रुपीज पे, क्योंकि एक्सपायरी के दिन दैट कॉन्ट्रैक्ट विल सीज टू एक्सिस्ट। यानी वो कॉन्ट्रैक्ट को बाय डिफॉल्ट वो लास्ट डेट होगा 3:30 पे, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा स्पॉट रेट के ऊपर। तो स्पॉट रेट अगर आ गया मान लो 50 रुपीज का, तो आपने 100 पे बाय किया तो 50 पे सेल करोगे तो आपको 50 रुपीज का नुकसान आएगा। आपका नसीब बहुत अच्छा है और 150 का रेट आ गया मान लो, तो 150 के रेट पे आपको 50 रुपीज का मुनाफा होगा। इसको अगर मैं ग्राफिकली दिखाऊं, तो ग्राफिकली कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि जिसके अंदर आपको यहाँ पे, हाँ, 100 रुपीज में आपने बाय किया हुआ है। जब वो 100 वाला बढ़ करके 150 होता है, तो आपको देखेंगे यहाँ पे कि करीब करीब 50 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। 100 वाला घट करके 50 रुपीज हो गया, तो आपको करीब करीब 50 रुपीज का नुकसान आएगा। अगर आप इस लाइन को देखोगे तो ये एक लीनियर प्रोसेस बन रही है। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे आपने परचेज किया, वहां से जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, 110 हुआ तो आपको 10 रुपीज का प्रॉफिट है, 120 हुआ तो आपको 20 रुपीज का प्रॉफिट है, 130 हुआ तो आपको 30 का प्रॉफिट है, 140 होता है तो आपको 40 रुपीज का प्रॉफिट है। दैट मीन्स जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे प्राइस घटता है वैसे वैसे आपको लॉस भी होगा। मतलब बढ़ने के टाइम में प्रॉफिट, घटने के टाइम में लॉस हो रहा है। जब भी फ्यूचर में बाय करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग फ्यूचर। तो लॉन्ग वर्ड अगर आपका कहीं पे भी यूज हो रहा है, तो दैट मीन्स वहां पे बाइंग की पोजीशन आपने बनाई हुई है। तो ये हमने दिया था लॉन्ग फ्यूचर यानी बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे हम बढ़ते हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेलर के केस में भी सेम रहता है, राइट नील होती है, ऑब्लिगेशन रहेगा। उसके अलावा प्रीमियम डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट इसमें काम नहीं करता है।
मार्जिन की रिक्वायरमेंट तो यस, मार्जिन की रिक्वायरमेंट रहती है। रिस्क प्रोफाइल अनलिमिटेड है बाइंग और सेलिंग दोनों के अंदर। अगर मैं इसका ये कैलकुलेशन देखूं टेबल के अंदर, तो सेम रिवर्स है कि मैंने 100 रुपीज पे फ्यूचर बेचा हुआ है और एक्सपायरी के दिन अगर 50 का रेट आ गया तो मुझको 50 रुपीज का मुनाफा है। अगर वही रेट बढ़ करके 150 रुपीज हो गया, दैट मीन्स 100 रुपीज पे मैंने बेचा हुआ है और 150 में मैं बाय करूंगा, तो दोनों बीच के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 50 रुपीज का। तो आपको 50 रुपीज का इसमें नुकसान आएगा। इसको ग्राफिकली अगर हम प्रेजेंट करें तो ग्राफिकली ये जो पॉइंट है, यहाँ से ऊपर बढ़ेगा तो आपको नुकसान होगा और नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी आपको प्रॉफिट होगा, जैसे जैसे प्राइस घटेगी आपको वो नुकसान आएगा। अब इसको मैं प्रैक्टिकली आपको बताने का ट्राई करता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक्सचेंज की वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ, एनएससी की वेबसाइट पे। हम लोग यहाँ पे बहुत बेसिक कवर कर रहे हैं, बट अगर आपको डिटेल में कवर करना है तो एक एनआईएसएम का एक कोर्स होता है इक्विटी डेरिवेटिव्स, वो अगर आप कोर्स कर लेते हो तो आपको डेरिवेटिव का बहुत ही अच्छा नॉलेज आ जाएगा। उसको अगर आपको करना है तो उसका कुछ 1500 रुपीज का फीस लगता है। आप एनआईएसएम की वेबसाइट पे जाके आपका रजिस्ट्रेशन करके वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसकी कोचिंग सर्विसेज भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, जिसकी डिटेल आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी arunchaube.com। अगर आपको ये कंप्लीट करना है तो आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको एग्जाम को क्लियर कराने में हेल्प कर सकता हूँ। ये वेबसाइट ओपन हो गई है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले तो आप ये एक्सचेंज की वेबसाइट मैंने 2-3 बार आपको ऑलरेडी दिखाई हुई है, तो आपको ध्यान ही होगा कि इसमें क्या क्या होता है। बट आज के दिन मेरा मेन टॉपिक है डेरिवेटिव्स, तो मैं डेरिवेटिव्स पे ज्यादा फोकस करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कौन से डेरिवेटिव्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे सारे डेरिवेटिव्स की लिस्ट आपके सामने आ गई है। देखेंगे आप, तो इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, उसके अलावा कमोडिटी डेरिवेटिव और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, इस तरह के 4 अलग-अलग डेरिवेटिव्स हमारे पास में अवेलेबल है। अ, अगर मैं आपको और डीप में लेके जाऊं तो इक्विटी, सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन से। तो आपको पता रहे कभी भी आप कोई भी डेरिवेटिव में काम करें, इवन खाली कमोडिटी मतलब सॉरी खाली डेरिवेटिव नहीं, कोई भी प्रोडक्ट में आप काम करते हैं अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आपको हमेशा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन सबसे पहले देखना है। तो हमेशा आपको कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन बॉटम में आपको यहाँ पे दिखेगा, ये डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है, प्रोडक्ट नोट है। तो इक्विटी मार्केट है, उसके अलावा इंडाइसिस है, इमर्जिंग प्लेटफॉर्म है, म्यूचुअल फंड्स है, इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो हम अभी इक्विटी डेरिवेटिव के ऊपर फोकस करें। कल हमने म्यूचुअल फंड लिया था, उसके पहले इक्विटी मार्केट लिया था, तो उसमें प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट हमने कवर किया हुआ है। अगर आपने वो सेशन अटेंड नहीं किया है तो एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में वो दिया हुआ है, उसके ऊपर जाकर के लिंक पे क्लिक करके आप प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट को अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव को पक्का शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हम लोग इक्विटी डेरिवेटिव्स के सेगमेंट पे। तो आप देखोगे यहाँ पे उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन के सामने है। तो ये कब से लॉन्च हुआ है, वहां से लेकर के इसके ऑप्शंस कब कब आए, वो सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं डेरिवेटिव्स जो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था, तो इंडेक्स फ्यूचर है ना, वो 12 जून 2000 के अंदर लॉन्च हुआ था। फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट, निफ्टी 50 का कॉन्ट्रैक्ट कौन सी डेट को लॉन्च हुआ था? तो 12 जून 2000 में। उसके बाद में ऑप्शंस लॉन्च हुए थे 1 जून 2001 में, इंडेक्स के ऑप्शंस लॉन्च हुए। इस तरह से कब कब उसका ऑप्शन का फ्यूचर का ये सब का लॉन्च हुआ, वो सारी डिटेल आपको मिल रही है। नीचे आप आते हैं तो प्रोडक्ट के अंदर आपको यहाँ पे आप प्रोडक्ट देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे जो निफ्टी की बात लोग करते हैं, आपने काफी बार सुना होगा निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी 50 के बारे में बात होती है। आप निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे तो आपको उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन मिलेगा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। आज फ्यूचर है, कल के दिन में हम लोग ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये फ्यूचर का आपको कॉन्ट्रैक्ट सॉरी स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया से लेकर के यहाँ पे मैं इसको नए लिंक पे ओपन करता हूँ। उसके अलावा आप देखोगे तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन अंडरलाइन निफ्टी 50 है, इस पे क्लिक करेंगे तो निफ्टी 50 के बारे में आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये देखिए
उसका पूरा जो निफ्टी डिसाइड होती है, उसके कौन से स्टॉक लेंगे, किस तरह से उसका क्वार्टर सिग्मा काउंट होता है, किस तरह की प्रोसेस होगी। जैसे इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं, कोई भी स्टॉक है जो 500 करोड़ या उससे बड़ा का रोलिंग सेटलमेंट की बेसिस पे अगर आ रहा है तो ही उसको इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें डिलीवरी बेस डेली बेसिस पे उसका 10 करोड़ का होना चाहिए कम से कम 6 मंथ में। इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स हैं जो अगर वैलिडेट होते हैं तो ही वो डेरिवेटिव में कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, अदरवाइज वो डेरिवेटिव में नहीं हो सकता है। यहाँ पे मैं और दिखाऊं आपको अगर, तो ये देखिए, ये पूरी लिस्ट है जो निफ्टी की 50 स्टॉक है, वो 50 के अंदर अगर आप देखो तो कौन सी कंपनी आती है, तो यहाँ पे उसकी पूरी लिस्ट दी है। जैसे सिप्ला है, बीपीसीएल है, सन फार्मा है, ये अलग अलग यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर। अभी हम लोग डेरिवेटिव में और डीप में जा रहे हैं थोड़ा, तो आप इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शंस के अंदर जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वो ज्यादा दिख रहा है। फ्यूचर में निफ्टी 50 में कर रहा हूँ अगर, तो निफ्टी 50 के जितने कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इसमें जो अलग अलग वर्ड यूज होता है, मैं इसके अंदर ये ऑन कर दे रहा हूँ स्पॉटलाइट। तो अगर आप ये देख पा रहे हो तो इसके अंदर किस तरह से निफ्टी फ्यूचर है, मतलब इंडेक्स का जो फ्यूचर होता है वो इंडेक्स फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर बोलते हैं उसको, सिंबल में निफ्टी की तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है एक्सपायरी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हर डेरिवेटिव का एक एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है ना वो किसी न किसी दिन एक्सपायर होते हैं, खाली एक कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो कभी भी एक्सपायर नहीं होता है। वेरी गुड, कुछ लोग सही गेस कर पा रहे हैं। तो राइट आंसर इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको कहीं भी एक्सपायरी का डेट नहीं लिखा होगा, उसको छोड़ के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो जैसे यहाँ पे निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है तो 31 मार्च 2022 इसकी एक्सपायरी है। सेकंड एक्सपायरी कब है, तो 28 अप्रैल 2022, फिर 26 मई 2022। तो अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो इसके अंदर बेसिकली क्या क्या पॉइंट कवर हो रहे हैं कि 31 मार्च को एक्सपायरी है। 31 मार्च अगर आप देखोगे तो कब आ रहा है, उस महीने के लास्ट गुरुवार को। फिर आते हैं हम लोग अप्रैल में, तो अप्रैल, ये आपको सेम एक्सरसाइज करनी है। अपना कैलेंडर ओपन करना और आपको चेक करना है कि कौन से दिन एक्सपायरी है। तो ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी 28 अप्रैल मतलब गुरुवार का दिन है। फिर से आप आगे बढ़ते हो मई में, तो मई के अंदर आप देखोगे तो मई का लास्ट गुरुवार कौन सा है, तो 26, तो 26 को एक्सपायरी है। मैं आपको प्रैक्टिकली इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि इसकी एक्सपायरी कब होती है। तो हर महीने का जो लास्ट गुरुवार होता है उस दिन इसकी एक्सपायरी होती है, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्या क्या चीजें हैं। तो करेंसी के भी कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। अगर आप देखो तो यूएसडी आईएनआर, मतलब डॉलर, यूरो, येन, पाउंड, इस तरह के अलग अलग करेंसीज है जिसके कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है मार्केट में। फिर क्रॉस करेंसीज भी आती है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई। फिर करेंसी के कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कमोडिटी के कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है जिसमें आप काम कर सकते हैं। ये सारे कमोडिटी के कॉन्ट्रैक्ट है, आप देख रहे हो गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। फिर इसी तरह से इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स है जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जिसकी मैच्योरिटी 10 ईयर की होती है, उसके कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। अभी हमारे पास दो अलग अलग अंडरलाइन अवेलेबल है। एक 6.10 के रेट ऑफ इंटरेस्ट की गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसकी मैच्योरिटी है 2031, और दूसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी है 5.77 रेट ऑफ इंटरेस्ट का या कूपन रेट का, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की मैच्योरिटी है 2030। ये डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ। अगर ये आप लेते हो तो इसके अंदर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, आपको सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा, एक्सपायरी तक में आपने जो पोजीशन बनाई है, आप 94.50 में बाय कर रहे हो, 95 में बेच दे रहे हो, तो आपको 50 पैसे का मुनाफा होगा। 2000 की इसकी लॉट साइज होती है। हर डेरिवेटिव की एक लॉट साइज होती है, उसी के लॉट में वो काम करता है। अब जैसे मैं निफ्टी पे क्लिक करूंगा तो निफ्टी के बारे में मुझको काफी कुछ स्पेसिफिकेशन दिखाई देंगे। तो ये मैंने निफ्टी ओपन किया। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है, ऑप्शन चेन। जो हम लोग कल के दिन में ऑप्शंस का जब केस करेंगे तब आपको मैं ऑप्शन चेन के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होता है। इसके अंदर स्ट्राइक प्राइस किस तरह से होती है, जैसे आप अलग अलग स्ट्राइक प्राइस देख पा रहे हैं।
इस तरफ आपको दिख रहा है कॉल, दूसरी तरफ पुट दिख रहा है। ये OI मतलब ओपन इंटरेस्ट है, कितना परसेंटेज चेंज हुआ, वॉल्यूम, IV उसका कितना है, दैट मीन्स इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, LTP मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, चेंज कितना है, बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, आस्क क्वांटिटी, आस्क प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस। इस तरह से पूरा का पूरा है, इसको कैसे समझना है ये भी हम लोग ट्राई करके कल के दिन में थोड़ा कवर कर सकते हैं। कौन सा इन द मनी है, कौन सा एट द मनी, कौन सा आउट ऑफ मनी है, ये सारी चीजें हम लोग कल के दिन में ऑप्शंस में सीखने वाले हैं, राइट। तो डेरिवेटिव्स में अभी मैं आपके सामने इतना ही रखता हूँ, अदरवाइज क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये डेरिवेटिव बहुत ही वास्ट फील्ड है। तो थोड़े थोड़े डोज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, तो हम लोग इसके डेरिवेटिव का सेकंड सीजन भी हम लोग लेके आएंगे। इसमें इसमें सेकंड पार्ट में मैं डेरिवेटिव को और नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाऊंगा कि प्रैक्टिकली उसको कैसे यूज किया जा सकता है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे इस पॉइंट को कंप्लीट करता हूँ। आ जाते हैं हम लोग वापस से अपने स्लाइड के ऊपर, और ये स्लाइड मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ तक हमने देखा था, अब हम लोग एंड की तरफ पहुंच चुके हैं। तो ये लास्ट स्लाइड है, जो इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा रिसर्च किया, वो कहाँ से लिया है, तो मैंने सेबी की वेबसाइट से कुछ इन्फॉर्मेशन ली हुई है। आपको NSE की वेबसाइट पे मैं आपको ले गया था, क्विज करके जो NISM का है, इसके अंदर से कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। आप चाहो तो उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, उसमें बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मोड है, मतलब आप उसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ऐसा सिंप्लीफाइड वे में है। उसके अलावा NISM.ac.in, NISM की तरफ से काफी कंटेंट मैंने वहां से लिया है। इसके अंदर जो मैक्सिमम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर NISM का, इक्विटी डेरिवेटिव का जो फर्स्ट और थर्ड चैप्टर, सॉरी, उसको मैंने इसमें कवर किया है। इसी तरह से उसमें टोटल 10 चैप्टर्स है। तो डेरिवेटिव काफी डिटेल में है, हमने बहुत ही छोटा कैप्सूल दिया है। अगर आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है तो आप चैट विंडो में डालिए, तो हम उसको नेक्स्ट एपिसोड भी इसका लेके आएंगे, फर्स्ट के बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके, अगर लोगों को इंटरेस्ट है तो। और अगर आपको इसको पढ़ने में, सीखने में बहुत इंटरेस्ट है, तो एक बहुत ही अच्छी बुक है, जॉन सी हल, फंडामेंटल्स ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट। ये अगर आप बुक पढ़ लेते तो आपका ऑप्शन एकदम क्लियर हो जाएगा, राइट। तो होपफुली शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने काफी कुछ कवर किया है, और कम टाइम में मैंने इतना ट्राई किया है कि आपको एटलीस्ट डेरिवेटिव में इंटरेस्ट आए। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और आज के दिन की आपकी टॉप 3 लर्निंग क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। और हो सके तो एक काम आपको करना है कि आपने जो देखा, आपने जो सीखा, इसको किसी और के ऊपर भी फॉरवर्ड कर दीजिए, तो वो भी इसमें से काफी कुछ सीखे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं हम लोग फिर से ऑप्शंस को लेकर के, मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोडक्ट ऑफ द डेरिवेटिव। तो कल के दिन में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।